जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। और सबसे पहले सभी को हैप्पी दीपावली। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारा डीयू के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था एमए हिस्ट्री का जो एंट्रेंस था, उसको लेकर के इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। 100 क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी की विद डिटेल बात करेंगे। मॉडरेट लेवल का ये पेपर था, यानी कि नेट लेवल के भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से मैं इसको डाल रहा हूँ। तो आप ज़रूर अच्छे से करना। इनाम भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो किसानों से है, या कुलीनों से है, या धार्मिक संस्थाओं से, या सैनिकों के भूमि अनुदान से। तो ये दोस्तों जो है धार्मिक संस्थाओं को जो भूमि अनुदान दिए गए थे, उनको जो है इनाम भूमि जो है दी जाती थी, और उसी ये वही धार्मिक संस्थाएं हैं जिनको इनाम भूमि मिलती थी। तो यहाँ पे थर्ड राइट आंसर है, और यहाँ पे इन्होंने करेक्ट आंसर भी साथ में नीचे दिए हुए हैं। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत जो है मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों खजाइनुल फतूह जो है अमीर खुसरो की है, ये बहुत बाद की हो गई। और तहकीकात है इन अलबरूनी की है, जो इससे पहले हो गई। तुर्कान चहलगानी जो है, ये जो है ये इल्तुतमिश के टाइम में चली गई। यानी कि इल्तुतमिश के टाइम में जो तुर्क चहलगानी ग्रुप बनता है उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन जो ताजुल मासिर जो है, ये ऐबक के टाइम में लिखी गई, और इसके अंदर जो है ऐबक का वर्णन मिलता है। थर्ड देखिए, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सुधारों का जो सही कालानुक्रम है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर चुनिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है आप बात करोगे जब भी, तो रामानंद इन सब में सबसे पहले रामानंद आए हैं, और उसके बाद जो है नामदेव आएंगे, और फिर कबीर जी आएंगे, और वल्लभाचार्य को हमने देखना है, ये सबसे लास्ट में आएंगे। बी वाला ऑप्शन हमें देखना था कि किसमें दिया गया है, तो बी वाला सबसे ऑप्शन जो दिया गया है ये दो में दिया गया है। तो यहीं से इसका जो है राइट आंसर हो जा रहा है, क्योंकि जो कबीर है वो सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड के लगभग है। सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में है। और सी के बाद जो आएगा, यानी कि सी फर्स्ट पे है, उसके बाद डी है, कबीर के बाद नामदेव है, वल्लभाचार्य फोर्थ पे है। तो ये था हमारा इसका आंसर। सल्तनत काल के अंदर जो भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो चौधरी जो होता है दोस्तों, उस टाइम के अंदर जो चौधरी, वो ग्राम का एक सर्वोच्च अधिकारी माना था उस टाइम में। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब आक्रमण किया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर 1201 दिया गया है, और ये सही दिया गया है कि बंगाल पर ये 1201 में आक्रमण करता है, और 1203 में जो है ये नालंदा वगैरह को जला देता है। तो आपने पढ़ रखा होगा इस चीज़ को। विजयनगर वंश के किस शासक ने अपना राजदूत जो है चीन के सम्राट के पास भेजा था। तो आपने इसको पढ़ा ही होगा। जो सबसे पहले इसमें बुक्का प्रथम ने जो है सबसे पहले वहाँ पर अपना राजदूत भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता का दावा जो है करने वाला प्रथम राज्य था, यानी कि सबसे पहले जो स्वतंत्र हो गया था। तो जौनपुर था, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जौनपुर जो है जो सरकी शासक हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले जो सरकी शासक था इब्राहिम शाह सरकी, वो सबसे पहला शासक हुआ है, इसने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। सो इसका राइट आंसर जौनपुर रहेगा। हुसैन शाही वंश के किस राजा के शासनकाल में सिकंदर लोदी ने जो है बंगाल पर आक्रमण किया था। तो उस टाइम में जो है लास्ट शासक हुआ है सरकी, ये अलाउद्दीन हुसैन शाह था। इसके टाइम में सिकंदर लोदी ने बंगाल पर आक्रमण किया था। और लौटते समय जो है इसको भी जो है ये जो सरकी सल्तनत थी, इसको इसने सल्तनत के अंदर मिला लिया था। सूफीवाद में विलायत शब्द का क्या अर्थ है। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जो विलायत शब्द का यूज़ सूफी लोग करते थे, तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र से करते थे। एक फतू शब्द होता है, जो बिना मांगा गया दान, जो फतू को बोलते हैं, और समा वगैरह, इनके सारे जितने वर्ड हैं आपको सूफी से संबंधित, जो सूफी शब्दावली है, सारा आपको पता होना चाहिए कि किस से ये संबंध रखता है। तो आपको अच्छे से इसको करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नेट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक है दोस्तों, उसके प्रयोगों को उसके काल के अनुसार लगाना है। तो आपने जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि सबसे पहले उसने कराधान यानी कि करों की वृद्धि कर दी थी। तो सबसे पहले आपको बी देखना था, किसके अंदर दिया गया था। दो ऑप्शन में दिए गए हैं, बी के बाद सी दिया गया है, और बी के बाद ए दिया गया है। तो उसके बाद इसने राजधानी का हस्तांतरण किया था, सेकंड पे ये आ जाएगा। और उसके बाद इसने टोकन मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये थर्ड पे ये आ जाएगा। और खुरासान इसका अभियान जो है सबसे अंत में इसने किया था, जिसको कराची लिया, खुरासान भी इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो 4 हो जाएगा, बी ए सी डी। तो नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में कौन सा जो है युद्ध
के दौरान कब्जा की गई लूट का 1/6 भाग होता था। तो 1/6 भाग आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये खुम्मस को बोलते थे, जिसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1/6 ही खुद के पास रखा है, बाकी जो बच गया था यानी कि बची हुई लूट होती थी वो सैनिकों को बांटता था, ये इस्लाम के अनुसार चलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दो ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने जो है 1/6 जो है सैनिकों को दिया और बचा हुआ भाग यानी कि 80% इन्होंने खुद रखा था और 20% इन्होंने सैनिकों को दिया था। दो ही ऐसे शासक हुए हैं, तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। 12 देखिए, भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आपने बहुत बार पढ़ा है, ये अलाउद्दीन खिलजी हुआ है। 13 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इब्न बतूता ने ये यूज़ किया है। हमारे जो मोहम्मद बिन तुगलक हुए हैं उनके जो शासन के लिए इसने ये प्रयोग किया है शब्द। 14 देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है नियमित मुद्रा जारी की और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो आपने पढ़ा होगा, ऐबक ने लाहौर को राजधानी रखा, वो लाहौर से बाहर ही नहीं आया, यानी कि दिल्ली तक वो बहुत कम आया, और क्योंकि दिल्ली जनता से वो डरता था। तो आपने पढ़ा होगा, जब इल्तुतमिश जो है शासन करता है तो वो दिल्ली से करता है, और इसने जो है और जीतल और एक मुद्रा दूसरी जो चांदी का टका थी, दोनों इसने चलाई थी। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जीतल और टंका जो है सबसे पहले किसने चलाई? तो ये इल्तुतमिश ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उसने जो है 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद कर लेनी है कि उसने 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे। ये यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कई बार 3 दे देगा आपको, 2 दे देगा, तो आपको ये अच्छे से चीज़ याद होनी चाहिए कि उसने 4 बाजार स्थापित किए थे। अलाउद्दीन ने ही सबसे पहले जो है दाग और हुलिया जो है नीति चलाई थी, और जो है इसको बाद में अकबर ने भी स्टार्ट कर दिया था अपने जो है मुगल सल्तनत के अंदर। और उसने एक स्थायी सेना बनाए रखी और उन्हें नगद भुगतान किया। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही दी गई है बात, क्योंकि जब उसने स्थायी सेना जब बनाई थी दोस्तों, और उसके उसी स्थायी सेना के लिए ही जो इतिहासकार कहते हैं कि उसने जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर दी थी, कि ताकि जो है जो उसकी स्थायी सेना है उसको कम मूल्य के ऊपर जो है जिसको जीवन की बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त हो सके। तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। उसने प्रत्येक बाजार को नियंत्रित करने के लिए साहब ए रियासत नामक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया। तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है दोस्तों, ये वर्ड वहाँ पे नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पे होता दीवान ए रियासत तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता। तो ये नाम यहाँ पे गलत दिया गया है, दीवान ए रियासत इसका सही नाम था, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दीवान मुस्तगराज की स्थापना किसने की? तो ये भी दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और ये बकाया वगैरह को लेकर के संबंधित था। जो इक्ता वगैरह के अंदर जो बकाया बच जाता था जिस भी इक्ता वगैरह से, तो ये उससे लेता था, तो ये इससे संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। राज्य द्वारा प्रोत्साहित नहर सिंचाई प्रणाली किसने शुरू की? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। जब भी आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया, तो इससे भी आप इसका आइडिया लगा सकते हो कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही जो है नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत की थी। और फिरोज तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरें दिल्ली सल्तनत काल में बनवाई हैं। तो फिरोज सबसे ज़्यादा नहरें बनाने वाला है। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को तरफ बोलते थे दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तरफदार शब्द आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तरफदार जैसे सूबेदार होता था, तो वहाँ पे तरफदार होता था। आपने तरफदार वर्ड काफ़ी पढ़ रखा होगा। माओ से जो तुंग के द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक क्रांति में 4 के गिरोह का जो वर्चस्व था वह कौन थे? वर्ल्ड से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों जिया किंग, झांग चुनिया, और ये आप वर्ड पढ़ लेना, थोड़े अजीब से नाम है इनके। जापान में जो है मेइजी पुनर्स्थापना का कारण क्या था? तो ये राष्ट्रवाद और जो साम्राज्यवादी खतरा बढ़ रहा था, उसको लेकर के वहाँ पर जो है पुनर्स्थापना हो गई थी मेइजी की। निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रथा है समुराई द्वारा युद्ध के मैदान में पराजित होने के बाद बंदी बनने से बचने के लिए की जाती थी? तो यहाँ पे दोस्तों जो हाराकीरी जो थी, ये युद्ध से जो है बंदी बनने से बचने के लिए की जाती थी। तो ये हाराकीरी आपको याद रखना है। ताइपिंग विद्रोह का क्या लक्ष्य था? ताइपिंग विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये मांचू राजवंश का खात्मा करना और चीन की प्राचीन प्रतिष्ठा को स्थापित करना ताइपिंग विद्रोह का मेन मोटिव था। आपको ये याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है अर्थवेद की एक शाखा है? तो शौनक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और पिपलाद को भी आपने पढ़ा है, लेकिन इसके आंसर दोस्तों इन्होंने शौनक और राण्या दिया गया है। तो आप इसको खुद से एक बार सोल्व करना, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। लेकिन यहाँ पे शौनक और पिपलाद जो हैं ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं, तो दोनों इसकी शाखाएं हैं।
लेकिन यहाँ पे आंसर में ए और बी दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से करना ताकि आपका आंसर जो है क्लैरिफाई हो जाए कि कौन सा सही होगा, कौन सा। ए और बी यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि इन्होंने जो है ए और बी में आप देखना जो है शौनक और राण्य दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्मृति का भाग नहीं है? तो स्मृति का भाग दोस्तों यहाँ पर वेद नहीं है। वेद स्मृति के टाइम पे नहीं लिखे गए हैं, सबसे पहले वेद ही लिखे गए हैं। तो ये नीति शास्त्र महाकाव्य वेदांग आपको याद रखने हैं, स्मृति का भाग है। तो अलग से एक यूनिक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो ये आप नेट के लेवल क्वेश्चन इसको आप मान के चल सकते हो। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन जो इनको करना था मैच कि किसने जो है किसको कौन सा नाम दिया या पूरा पाषाण काल को किसने किस भाग में बांटा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पाषाण काल के दो भाग बांटे हैं, पूरा पाषाण और नव पाषाण, ये बांटे हैं जॉन लुबाक ने, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और जो पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण के अंदर किया है, ये किया है एडोड, जो ये लार्टेड लिखा हुआ है इसने किया है। और बाद का जो पाषाण औजारों के 3 युग प्रणाली के जो बाद क्रमशः कांस्य और जो लोह औजार युग आते हैं, तो ये पी.एफ. जो सुहम और क्रिश्चियन थॉमसन ने ये नामकरण किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए का 3 देख लीजिए, 3 हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे दोस्तों इनको करना था सुमेलित। तो विनय पिटक के अंदर क्या दिया गया है, अवदान के अंदर क्या की, जो आपने अवदान को तो दिव्य अवदान से जोड़ देना था बिना देखे ही। और जो ललित विस्तार है दोस्तों, इसके अंदर जो है ललित विस्तार के अंदर दिया गया है यहाँ पे जो सर्व अस्तित्ववाद, और खुंदक निकाय के अंदर धम्मपद दिया होगा। में ए का 3 यहाँ विनय पिटक में है पतिमोक्ष। और बी का आपका जो दिया गया है, बी का दिया गया है 4 यानी कि अवदान, दिव्य अवदान। और सी का दिया गया है ललित विस्तार का सर्वअस्तित्ववाद। और खुंदक निकाय का दिया गया है 2 धम्मपद। तो यहाँ पे हमने ये बिल्कुल सही बात की थी इसकी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 देख लीजिए, ए का 3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस लिस्ट को भी जो है मैच करना था कि तिरुवल्लुवर ने किसकी रचना की और जो तोलकाप्पियम किसकी रचना है। तो तोलकाप्पियम दोस्तों व्याकरण की रचना है, इसके अंदर व्याकरण दी गई है। और जो तिरुवल्लुवर ने की थी, तिरुकुरल की रचना की थी और यहाँ पे जो एतुक्तोकोई जो है ये संकलन से संबंधित है। और अक्कम जो है ये काव्य है, इसके अंदर काव्य आते हैं। डी का 2 दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत की जीवनी है? तो वैष्णव संत की जीवनी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जो ये आलवार वेपम दी गई है, ये एक वैष्णव संत की जीवनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। और मैंने यूजीसी नेट के सारे एग्ज़ाम डाले हुए हैं, और जितने भी हमारे जो है एग्ज़ाम हैं सभी मैंने डाल रखे हैं, चाहे यूजीसी नेट के हों चाहे वो अदर एग्ज़ाम हो, सारे ही हिस्ट्री एग्ज़ाम आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए हों। 1867 से लेकर के 68 में मिर्ज़ापुर ज़िले के जो सोहागी घाट में भारत का पहले शैल चित्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी AC लाल कारियाल ने। तो यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्व के लिए जो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1949 के अंदर शुरू हुआ था। काफ़ी यूनिक और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 में कार्बन डेटिंग स्टार्ट की गई थी भारत के अंदर या बाहर पूरे वर्ल्ड में लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र जो है कश्मीर घाटी के निकट श्रीनगर में पाए गए नवपाषाण के केंद्र है? तो नवपाषाण के केंद्र जो यहाँ पे आप देखिए A, C और D है। बुरझोम का आपने पढ़ा ही होगा। सोमबूर भी वहीं पर है, और ये जय देवी उदुर जो है ये भी वहीं पर है, जो नवपाषाण के केंद्र है। A, C, D यहाँ पे आंसर देखिए A, C, D दिया गया है। तो A, C, D 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो किसने क्या किया है तो ये चीज़ देखनी है। तो जॉन मार्शल ने किया है दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत की भूमि पर बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। और ये जो मैके है, मैके ने सुमेर के लोगों के जो आप्रवचन को सिंधु सभ्यता के अभ्युदय का कारण बतलाया है। और मार्टिवन जो व्हीलर है दोस्तों, मार्टिवन व्हीलर ने कहा है विचारों के आगमन को हड़प्पा सभ्यता के उदय का जिसने कारण बताया है।
और जो अमलानंद घोष है इसने पूर्व हड़प्पा संस्कृति तथा नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को जो है रेखांकित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर 1 का 3 देखिए और बी का जो है 1, तो यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से हड़प्पा केंद्रों में जो है राइनो गैंडा की यानी कि हड्डियाँ मिलती हैं? तो हड़प्पा केंद्र इनमें से कौन सा ऐसा जिसमें राइनो की हड्डियाँ मिलती है? तो आमरी के अंदर जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर इसकी हड्डियाँ मिलती हैं, राइनो गैंडे की आमरी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कालीबंगा के एक बार पूछा गया था कि ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिलती है, तो ऊँट की हड्डियाँ आपने पढ़ा होगा कि कालीबंगा के अंदर मिलती है। ये क्वेश्चन नेट में अंदर आ चुका है। मन के बनाने की कार्यशाला, उनके औजार, भट्टियों और आधे अधूरे जो बने मन के आदि कहाँ पाए गए हैं? तो लोथल और बनावली 2 तो हैं, चुनोदड़ो भी है। लोथल ए, बी और डी एक बार आंसर देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है बी और डी, 2 दिए गए हैं, बी और डी। तो यहाँ पे आप इसको 2 मान सकते हो, बी और डी को ही सही कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप बनावली पढ़ोगे, बनावली के अंदर भी जो है मन के बनाने की कारखाने पाए गए हैं, लेकिन मन के बनाने की कार्यशाला तो मिली है, लेकिन वहाँ पे औजार, भट्टियाँ और ये आधे अधूरे मन के नहीं मिले होंगे। इस वजह से इन्होंने इसका आंसर ये नहीं दिया है। तो बी और डी यहाँ पे लोथल और चनोदड़ो जो है ये सही हो जाएगा। बी और डी, लोथल और चनोदड़ो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो बी और डी यहाँ पे देखिए 2 में दिया गया है। तांबा, सीसा और जस्ता कौन से हड़प्पा केंद्रों में पाए गए हैं? तांबा, सीसा और जस्ता जो है राजस्थान के जो केंद्र है जितने भी, क्योंकि तांबे की जब भी आप बात करते हो तो ये राजस्थान से, खेतड़ी जो है राजस्थान के अंदर वहीं से मिलता है। कौन से हड़प्पा केंद्र से जो है सामग्री युक्त प्रतीकात्मक कब्र मिले हैं जिसमें शव जो है नहीं रखा गया? तो यहाँ पे दोस्तों कालीबंगा जो एक ऐसी साइट है जहाँ से सामग्री युक्त प्रतीकात्मक कब्र मिले हैं पर उनके अंदर जो है शव नहीं मिलता, तो कालीबंगा साइट है वो। निम्नलिखित को जो है सही कालक्रम के अनुसार, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना था मैच, यानी कि मैच या काल के अनुसार किस कौन सा सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ताम्र पाषाण युग, उसके बाद आएगा काले और कृष्ण मृदबांड, सेकंड पे आ जाएगा। और महापाषाण युग आएगा थर्ड पे, और उत्तर कृष्णमार्ग संस्कृति आएगी फोर्थ पर। तो आपको इनको टाइम पीरियड अच्छे से देख लेना है, 1 2 3 4, यानी कि ADCB देखिए, ADCB दिया गया है 4 ऑप्शन के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट को करना है मैच। तो देखिए एक बार जो शिक्षा है दोस्तों, निरुक्त ग्रामर से यहाँ पे वर्ड थोड़ा कन्फ्यूज़न करने वाले हैं। ग्रामर, व्याकरण, एक बार इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 4 आंसर दिया गया है, यानी कि निरुक्त का दिया गया है शब्द संसाधन, शब्द साधन, और बी का दिया गया है शिक्षा का दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर फोनेटिक्स। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से नेट को लेकर अच्छा क्वेश्चन बनता है। और सी का दिया गया है कल्प का, यहाँ पे दिया गया है कल्प का अनुष्ठान, क्योंकि हाथ से अनुष्ठान होता है, कल्प हाथ को बोलते थे। और व्याकरण जो है ग्रामर से संबंधित है, ये हमने सही मैच कर लिया था। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया है ए का 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3। तो एक इसका राइट आंसर दिया गया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि अलग से वर्ड दिए गए हैं फोनेटिक्स वगैरह। कौन से उपनिषद के अनुसार जो है योगिक क्रियाएं जो है ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो ये श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसके अंदर योगिक क्रियाएं जो है ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। और ये सूची 1 और सूची 2 इनको भी मैच करना था कि कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप एक बार देखिए, एक यहाँ पे अत्रेय ब्राह्मण का बनेगा 10 पुरुष राज्य जो है यहाँ पे इससे संबंधित है अत्रेय। और यजुर्वेद का संबंधित है जो वंश, नर्तिन है जो ये इससे संबंधित है। और ऋग्वेद से संबंधित है पुरुष सूक्त, आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर जो है चारों जो है जो वर्ण है हमारे उनका वर्णन मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण के अंदर आपने पढ़ा ही होगा कि विवेक जो माधव की कथा है कि जो वैश्यनार अग्नि है जलाती हुई चली जाती है और नर्मदा के किनारे जाके रुकती है, तो संस्कृति का प्रसाद नर्मदा तक हुआ आर्यों का। तो इस टाइप से मिलता है। तो ए का 3 देखना यहाँ पे और बी का 4, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 ही मैच करने थे हमें यहाँ पे। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित थीसिस के संबंध में निम्न विकल्पों में से जो है सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे आप देखना एक बार, इसका सही विकल्प चुनना है। तो शरीर के जो अंग में से किसी एक का उपयोग करना बंद कर देती है, कुछ
एक प्रजाति जो अपने शरीर के अंग में से किसी एक का उपयोग करना बंद करे कुछ पीढ़ियों के बाद उस अंग को खो दे सकती है। इस प्रकार की नई प्रजाति के विकसित होने की संभावना बनती है। सेकंड देखिए, प्रजातियों के अलग अलग सदस्यों के मामूली बदलावों के कारण प्रजातियां विकसित हुई ये विविध संतानों की विरासत में मिल सकती हैं और लंबी जो है संचयी प्रक्रिया जो है सैकड़ों हजारों या लाखों वर्षों से अधिक के परिणाम स्वरूप ये विविधताएं जो है नई प्रजाति का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पर सेकंड ही सही होगा, यानी कि जो यहाँ पे इसका आंसर जो है सेकंड ही सही है। यहाँ पे विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पे आंसर देखिए इसका, यहाँ पे सेकंड ही आंसर सही दिया गया है। तो सेकंड अकेला देखना आपको, तो सेकंड अकेला यहाँ पे सही है, एक यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ये बुक्स दी गई हैं तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, इनको आपको नोट डाउन जरूर करना चाहिए कि किसकी बुक जो है यहाँ पर कौन सी है। तो जब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन की बुक है यहाँ पर डेसेट ऑफ मैन, और सेवेलियर डी लैमार्क की है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ एनब्रोटेड एनिमल्स, और जो जॉर्ज डी बफन की बुक यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे दी गई है नेचुरल हिस्ट्री, और वी गार्डन चाइल्ड की दी गया व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। तो ये डी का 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको इनका नोट्स जरूर बनाना चाहिए क्योंकि मुझे भी इन दो की बुक्स का आइडिया नहीं था कि कौन सी इनकी बुक है। हेलोट्री जो है प्राचीन टाइम में डैश में निम्नलिखित गुलामी का एक रूप था। तो ये इसमें स्पार्टा के अंदर ये गुलामी का एक रूप था, स्पार्टा के अंदर हेलोट्री, आपको इम्पोर्टेंट है ये। एथेनियन लोकतंत्र का मुख्य प्रस्तावक कौन था? तो एथेनियन लोकतंत्र का मुख्य प्रस्तावक जो था ये था पैसिस्ट्राटस, कुछ नाम दिया गया है। 2 निम्नलिखित स्मृतियों में से किसका निर्माण जो है गुप्त काल में नहीं हुआ? तो देवल संस्कृति जो देवल स्मृति जो है दोस्तों यहाँ पर गुप्त काल में नहीं लिखी गई, ये जो है बाद में लिखी गई है क्योंकि इसके अंदर जो है मुस्लिम आक्रमणों और जो है मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में बनने की जो है बात हुई है। और ये दोस्तों आपको पता है कि 712 के बाद मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके बाद की ये जो है देवल संस्कृति मानी जाती है। तो गुप्त काल इससे पहले हो चुका है। अभिलेखों से जो प्राप्त गुप्त काल का तिथि निर्धारण है हम डैश की सहायता से कर सकते हैं। तो अल ब्रूनी के जो तहकीक उल हिंद से इसकी सहायता से इसका जो है काल निर्धारण हम कर सकते हैं। अभिलेखों से प्राप्त गुप्त काल की तिथि का निर्धारण हम अल ब्रूनी की तहकीकात हिंद से कर सकते हैं। गुप्त वाक्टक काल में जो है गैर सारी अभिजात वर्ग के जो है बीच बहुविवाह और एक सामान्य प्रथा थी जिसका पता कामसूत्र के साथ साथ वराहदेव के एक अभिलेख से मिलता है जो कि डैश से प्राप्त हुआ है, से भी इसका आइडिया लगाया जा सकता है। तो ये घटोत्कच गुफा से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर भी जो है बहुविवाह और एक सामान्य प्रथा थी, और कामसूत्र के वराह के अतिरिक्त जो है इसके अंदर भी इसका आप पढ़ सकते हो। जनता की 28 गुफाओं में से 5 का निर्माण डैश के काल में हुआ। तो ये सातवाहनों के काल में ज़्यादा का निर्माण हुआ है, 5 का निर्माण हुआ है सातवाहनों के टाइम में, और ज़्यादा का निर्माण जो है आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग टाइम पीरियड में बनती चली गई। तो यहाँ पे आई हैं दोस्तों दोबारा फिर बुक्स हैं, इनको मैच करना है। तो इसका आंसर से ही इसको मैच करेंगे क्योंकि अलग अलग से राइटर्स में दिए गए हैं। तो ए का दिया गया है यहाँ पे 3, बी.डी. चट्टोपाध्याय का दिया गया है द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, अलग ही बुक है दोस्तों ये, तो आपको इनके नोट्स बनाने चाहिए। असीम कुमार चटर्जी की बुक है यहाँ पर बी का 1। तो ये है एक कंप्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, और एस के मैथी जो है अलग से नाम दिए गए हैं, इनकी दी गई है 4, यानी कि इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड। तो आपको इनके नोट्स बनाने चाहिए। अजय मित्र की दी गई है डी का, देखिए डी का दिया गया है 2। तो वाकटागज और सोर्सेज एंड हिस्ट्री अजय मित्र की सेकंड दी गई है। के एम श्रीमाली की लास्ट वाली बन जाएगी अग्रेरियन स्ट्रक्चर इन सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्दर्न दक्कन कुछ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का महादेव मंदिर, भीतरी गांव का मंदिर, बोध गया के महाबोधि मंदिर की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो सभी के गर्भगृह जो है एक ऊंचे शिखर से ढके हुए हैं, तो ये इनकी विशेषता है।
जब भी इन चारों की बात होगी तो ये एक ही शैली के बने हुए मंदिर हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। वात्स्यायन के कामसूत्र में जो है नगरकों का विस्तृत विवरण वास्तव में डैश विवरण है, तो ये क्या है, फैशन के शौकीन शहरी अमीरों का, ये राइट आंसर है इसका। वात्स्यायन के कामसूत्र में जो नगरकों का विस्तृत विवरण दिया गया है, वास्तव में वो क्या है, फैशन के जो शौकीन थे शहरी अमीर नगरकों के संबंध में ये यूज किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डैश के इतिहास पर चचनामा एक प्रसिद्ध कृति है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि सिंध का इतिहास जो है चचनामा के अंदर मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें पता ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटों ने जो है सहियारा या यार हार जो है पुत्र मधुमती, जिसे सुगातीपा के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक अरब और मुसलमान था, जो को समयान मंडल का गवर्नर बनाया था, तो ये ई का चिनिंदान, ईस्वी का चिनिंदान, आप पढ़ लेना इसको क्या लिखा है, ये 926 ईस्वी का चिनिंदान, मैंने गलती की है इसमें थोड़ा पढ़ने में, 926 ईस्वी का चिनिंदान। तो अलग अलग से क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं तो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसको, चिनिंदान। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कन्नौज को जो है धर्मपाल से छीना था, तो यहाँ पर प्रतिहार शासक वत्सराज ने जो है कन्नौज को धर्मपाल से छीन लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अभी कथन तर्क से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। सकलोत्तर उत्तर पथेश्वर, उत्तर के सभी क्षेत्रों के स्वामी का विशेषण हर्ष को उसके कट्टर प्रतिद्वंदी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के उत्तराधिकारियों द्वारा दिया गया था। और आगे देखिए, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की प्रशंसा के लिए उनके उत्तराधिकारियों ने जो है हर्षवर्धन की स्तुति की। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि की प्रशंसा के लिए उनके उत्तराधिकारियों ने हर्षवर्धन की स्तुति की। तो यहाँ पे जो है पहला भी सही दिया गया है दोस्तों, और जो है दूसरा भी सही दिया गया है, और व्याख्या जो है बिल्कुल सही कर रहा है, तो यहाँ पे एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं पहले, ये और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या, क्योंकि ये बिल्कुल, क्योंकि ये इसके उत्तराधिकारियों का मतलब यहाँ पे ये बात हो जाती है कि उसके अभिलेखों के अंदर भी उनका जिक्र मिलता है कि उत्तरापथ का स्वामी जो है, सकल उत्तरापथ का स्वामी हर्ष को कहा जाता था। और आगे आपने पढ़ी लिया है। 56 देखिए, चीनी स्रोतों के अनुसार हर्षवर्धन के दरबार में जो है तांग सम्राट ताई तुसुंग के दूसरे राजदूत्या ने पाया कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके सिंहासन को किसी ने हड़प लिया था। हड़पने वालों को डैश की सेनाओं की मदद से पराजित किया गया और उसे चीन ले जाया गया। तो ये यहाँ पे बात हो रही है नेपाल और असम की, नेपाल और असम की यहाँ पे बात हो रही है। इनकी मदद से जो है हड़पने वालों की, नेपाल और जो असम की सेना थी, इनकी मदद से उसको पराजित किया गया और चीन ले जाया गया। तो यहाँ पे दोबारा फिर जो है बुक्स आ गई हैं, क्योंकि इसकी कौन सी है, तो आइए मैच करते हैं। कालिदास की आपने पढ़ी होगी यहाँ पर, विक्रम वीरस्यम जो है ये इनकी है, शूद्र की मृच कटिकम है, और भरत का नाट्य शास्त्र है। पढ़ा है कि कालिदास की विक्रम वीरस्यम है, और शूद्र की ये है भाषा जो है, ये भाषा की है दूत घटोत्कच। इंपॉर्टेंट बुक है, आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगी। भरत की आपने नाट्यशास्त्र पढ़ी है। भट्टी का है रावणवध जो है। तो यहाँ पे आंसर इसका देख लिया आप, ये दिए गए हैं। आर्यभट्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है, तो यहाँ पे आप पढ़िए। आर्यभट्ट ने जो सबसे सही आंसर यहाँ पे दिया गया, आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड के विषय में पृथ्वी केंद्र जो दृष्टिकोण रखते थे, और उन्होंने सही ढंग से समझाया है कि ग्रहण जो है चंद्रमा के पृथ्वी की छाया में या पृथ्वी और सूर्य के बीच आने के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया गया है, दो बीच आने के कारण होता है, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर सही दिया गया है। चरक संहिता डैश में विभाजित है, तो दोस्तों चरक संहिता जो है 8 खंडों और 120 अध्यायों में विभाजित है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। 8 खंड 120 अध्याय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलकेशिन का जो अहलोल अभिलेख है उसकी रचना डैश द्वारा की गई, तो आपने पढ़ा ही होगा कि रवि कीर्ति की रचना है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। कन्फ्यूशियस योजना में सम्राट को डैश का शासक माना जाता था, तो ये आसमान के नीचे सभी तियानजिया इसको बोलते थे, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर 3 होगा। 1905 के रूसी जापानी युद्ध में जो है रूस की हार के बाद रूसी जनता जार के शासन के विरुद्ध खड़ी हुई, और उसने जार ने जो है
कुछ रियायतें भी उनको दी, जिससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, अक्टूबर मैनिफेस्टो इसको बोलते हैं। फारस और अरब के साथ चोल व्यापार में जो है सराफ बंदरगाह का क्या महत्व था। सराफ बंदरगाह की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे यह पूरे हिंद महासागर के नाविकों और व्यापारियों के मिलने का स्थान था। सराफ बंदरगाह आपको याद रखनी है। सराफ बंदरगाह, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चोल सम्राट जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया, वह कौन था। तो यहाँ पे ये राजराज था। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। दक्षिण भारत के राजवंशों में से एक जिसने अरब यात्री सुलेमान ने दुनिया के 4 महान सहप्रभुओं में जो बगदाद के खलीफा, चीन के तुर्की सम्राटों के बराबर कहा था, इनमें से कौन था। तो अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट शासक हुआ है, इसको इसने जो है 4 महान सहप्रभुओं में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर वाले हम कर चुके हैं क्योंकि ये ऊपर छूट गए थे पीडीएफ में। एरिक जो हॉब्सन की पुस्तक का सही कालानुक्रम बताइए। तो कौन सी बुक इसने कब लिखी है, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। पहले इसने लिखी है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाली द एज ऑफ रेवलेशन, उसके बाद इसने लिखी है सेकंड पे द एज ऑफ कैपिटल, उसके बाद लिखी है इसने द एज ऑफ एम्पायर, उसके बाद इसने लिखी है द एज ऑफ एक्सट्रीम। तो सबसे पहले इसने लिखी है द एज ऑफ रेवलेशन। तो आप इसके फर्स्ट वर्ड से भी इसको याद रख सकते हो, यानी कि आर के, तो इस टाइप से इसको आप याद रख सकते हो, RKA इस टाइप से। निम्नलिखित में से किन देशों ने जो है दूर प्रदेशों में सर्वप्रथम उपनिवेशिक साम्राज्यों की स्थापना की। तो सबसे पहले आपने पढ़ा ही होगा पुर्तगीज आए और पुर्तगाली सबसे पहले आए। नीचे दिए गए विकल्प में जो है सही उत्तर को चुनना है। सर्वप्रथम उपनिवेशवादी साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद का जोड़ा आपको मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगालियों के बाद स्पेन आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है इसका A और C। किसके अनुसार 16वीं सदी में जो है भूमध्य सागरीय वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो है वैश्विक रंगमंच था। 16वीं सदी में भूमध्य सागरीय जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का वैश्विक रंगमंच था, किसके अनुसार। तो किसने कहा, ये कहा है दोस्तों फर्नांडेज जो ये ब्रांडल है, इसने। निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है ऐतिहासिक मानव शास्त्र की मौलिक रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर जो ये द रॉयल टच दी गई है, ये पुस्तक जो है ऐतिहासिक मानव शास्त्र की मौलिक रचना मानी जाती है, द रॉयल टच। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है हुमायूं के शासन के बारे में सूचना देती है। तो हुमायूं के शासन के बारे में तारीख रसीदी जो है ये हमें इसके सूचना देती है, क्योंकि ये जो है सल्तनत काल की बुक्स हैं तीनों। हाउ मैनी सूबाज, अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि उसके साम्राज्य के अंदर 15 सूबे थे। उसके बाद जो है आगे बढ़ते चले गए। जहांगीर के टाइम में जो है 17 हो गए और शाहजहां के टाइम में 18 हो गए और जो है औरंगजेब के टाइम में 20-21 के लगभग हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने जो है मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। तो ये इब्राहिम सरहिंदी ने जो है अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। ये इम्पोर्टेंट है, आपको सबके नाम पता होना चाहिए कि बदायूं ने किसका अनुवाद किया है, दारा शिकोह ने किसका किया है। तो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अकबर के काल के निम्न अवसरों का जो है सही काल के अनुसार इनको लगाना है। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सबसे पहले हुई और कौन सी सबसे बाद में हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जजिया कर को उठाया गया 1564 के अंदर। सबसे पहले जजिया कर 1564 में हटता है। उसके बाद जो है इसने किया था दाग और चेहरा की शुरुआत, ये 1575 के लगभग इसने की थी, 75-77 के लगभग। आपको इसको डेट आपको फाइनल कर लेनी है अच्छे से। और मजहर की जो जारी होना, ये 1579 में किया था इसने मजहर की घोषणा। 6979 था। तौहीद जो इलाही की घोषणा ये इसने की है, ये 1582 के लगभग इसने की है। जात और जो सवार की श्रेणी की शुरुआत की सबसे अंत में हुई है, ये 1595 के लगभग हुई है। तो यहाँ पे आप इसका जब भी आंसर मैच करोगे इसी हिसाब से, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले DACEB। तो यहाँ पे 2 इसका आंसर बन जाएगा। भारत में पुर्तगालियों ने किस शहर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे कोचीन में सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी।
और कोचीन को राजधानी बनाया, कालीकट में सबसे पहले ये उतरे थे। ये भी आपको याद होना चाहिए कि कालीकट की बंदरगाह पर ये उतरते हैं। जमहूरी शासक था, आपने पढ़ा होगा। कोचीन और जो कालीकट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम तो आपको दोनों में ही अच्छे से याद रखना होगा। तो ये दिए गए हैं कौन सा किससे संबंधित है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पटवारी संबंधित है वो ग्राम राजस्व का अधिकारी था। और जो कानून गो है यहाँ पे, कानून गो जो है ये तालुका का अधिकारी था, तालुका जो स्तर का राजस्व अधिकारी होता था। और जो अमल गुजार है ये जिला स्तर का राजस्व अधिकारी होता था। कारकुन जो है लेखाकार को बोलते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो ये इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के अधीन जो है हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या थी? तो ये औरंगजेब के टाइम में थी, क्योंकि इसने जो है मराठों वगैरह को भी साउथ से बुला करके ज़्यादा मनसब प्रदान किए थे। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रभावित किया था, यानी कि किसने बताया था? ये सतीश चंद्र ने जागीर संकट के सिद्धांत को सबसे पहले इतिहासकार हुआ जिसने जागीर संकट की बात की है। तो ये सतीश चंद्र ने अपने बुक के अंदर बताया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इस नेट के क्वेश्चन है ये। दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किसने कराया? तो ये महामंगा ने कराया था। खैरुल मनाजिल जो मदरसा था महामंगा का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं जो है दारा शिकोह द्वारा लिखी गई हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने जो है यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कलीला दीना तो नहीं लिखा, ये निकाल दीजिए ऑप्शन से। हसनत तो मज्जम उल बहरीन इसने लिखी है। तो डी देखिए, यहाँ पे डी जो है सारे ऑप्शंस के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे बी देखिए किस किस में है। तो ये ऑप्शन आप निकाल सकते हो, ऐसे ये भी आप ऑप्शन निकाल सकते हो इस तरह से। तो बी ये इसमें भी दिया गया, तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो है ए, सी और डी हो जाएगा। ए, सी और डी। तो यहाँ पे सफ़ीनत उल ओलिया, इसके अंदर इसने जीवनियाँ वगैरह दी हुई है। जो सूफी संत हुए हैं उनकी जीवनियाँ वगैरह इसने इसके अंदर दी है। और जो मंजम उल बहरीन है, 2 समुद्रों का संगम, जिसके अंदर इसने जो है हिंदू धर्म और इस्लाम के से संबंधित जो अलग अलग उनकी विचारधारा है उनको इसने मिक्स करके लिखा है कि दोनों धर्म सेम है, इस टाइप से। और हसनत उल आफरीन है, इसके बारे में आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीनों इसकी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि दारा शिकोह पर एक क्वेश्चन हमेशा नेट में पूछा गया है। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे इनकी बुक्स दी गई हैं, जिसको दोस्तों सीधा हम आंसर से ही मैच करेंगे। ए का यहाँ पे 2 दिया गया है, यानी कि जो द लैंग्वेजेस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया जो है मुजफ्फर आलम की बुक है। ये बुक रिपीट हो चुकी है दोस्तों, आ चुकी बुक है ये। और बी जो है, बी की दिया गया है 4, यानी कि मुनिस फारूकी की बुक है द प्रिंसेस ऑफ द मुगल एम्पायर। और एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर जो है ये यहाँ पर ये रचना है दोस्तों, यहाँ पर सी जो है 1 की। तो ये इरफान हबीब की है, द एटलस ऑफ मुगल एम्पायर, इरफान हबीब। राइट सेल्फ और राइटिंग एम्पायर, चंद्रभान ब्राह्मण एंड द कल्चर वर्ल्ड ऑफ द इंडो पर्शियन स्टेट सेक्रेटरी, ये राजीव किंद्रा की है। तो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो काफ़ी दोस्तों अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आया हुआ है। तो यहाँ पे ये दोबारा से दिए गए हैं, निम्न सूची को भारतीय इतिहास की 18वीं सदी के संदर्भ में मैच करना है। तो सबसे पहले कृषि संकट की जब बात होती है तो ये इरफान हबीब ने की है। कृषि संकट ये मुगलों को लेकर के है। तो ए का 3 देखिए किस में दिया गया है। तो ए का 3 जो है 3 में दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट जो है ये हो जाएगा बी का 4। वे संजय सुब्रमण्यम ने कहा है। और सांस्कृतिक विफलता या ठहराव जो है ये हो जाएगा अतहर अली। ट्रिब्यूटरी कर्मिसियस ये डेविड लड्डून की हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अलग अलग से नाम दिए गए हैं तो थोड़ा पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अलग अलग सी लैंग्वेज भी थोड़ा दूर दूर दी गई है इसकी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं युद्ध और इनके दिए गए हैं परिणाम, किस में क्या रहा। तो यहाँ पे बिलग्राम जो है, बिलग्राम के अंदर हुआ था शेर शाह के द्वारा हुमायूं की जो है निर्णायक पराजय। गागरा का युद्ध आपने पढ़ा होगा, अफगानों और ये हुआ था
अफ़गानों के मध्य, यहाँ पे बी का दिया गया है 2। अफ़गानों और महमूद लोदी के नेतृत्व में बाबर के हाथों पराजय होना। और खानवा आपने पढ़ा होगा, राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर की पराजय। सुमेल का युद्ध शेरशाह के हाथों हुमायूं की निर्णायक, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पे राजपूतों के साथ, मेवाड़ के मालदेव के साथ। शेरशाह के हाथों जो है मालदेव हार जाता है समेल के युद्ध में। निम्न में से किस मुगल शासक के काल में मराठों को मुगल अभिजात वर्ग में शामिल किया गया? तो ये आंख मीच के जहांगीर लगाइए इसका आंसर, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो यहाँ पे लिस्ट सी काफ़ी दी गई है, किससे संबंधित है, कौन किससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके कार्यभार है, इनको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मजूमदार हैं यहाँ पे संबंधित है प्रारंभ में प्रधान और लेखाकार, बाद में वित्त मंत्री। तो ये मजूमदार संबंधित है इससे। और वाक्यान्वीस जो है ये गुप्तचर को पद को और पारिवारिक प्रशासन प्रभारी को बोलते थे। जो चिटनीस है दोस्तों यहाँ पे शाही पत्रचार का प्रभारी था। और दबीर जो है ये समारोह का प्रभारी होता था। शिवाजी काल की इन घटनाओं को काल के अनुसार लगाना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हुई है जो शिवाजी का जावली किले पर कब्जा करना। सबसे पहले जावली किले की इसने फतेह की थी। और उसके बाद जो है शिवाजी का शाइस्ता खा के सेना के शिविर पर हमला करना 1663-64 के लगभग, ये सेकंड पे आ जाएगा। और उसके बाद हुआ था राय जो है शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना, कैदी बनाए जाना और फरार हो जाना, तो ये थर्ड पे आ जाएगा। और जयपुरी भवन के अंदर इनको रखा गया था, वहाँ पे कोई था आगरा के अंदर जयपुरी भवन। रायगढ़ में शिवाजी की राज्याभिषेक और छत्रपति की पदवी ग्रहण करना, तो ये 4 पे आ जाएगा। लास्ट में ऐसा हुआ था। तो CABD देखिए, CABD 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखरेख करता था? तो राजस्व विभाग की देखरेख जो था दोस्तों अमात्य करता था। निम्न घटनाओं को काल के अनुसार लगाना है। तो ये आए हैं थोड़े क्वेश्चन अलग लेवल के। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा। तो सबसे लास्ट में तो आपको पता ही है कि डी आ जाएगा। नादिर शाह का हमला आपने पढ़ा ही होगा। नादिर शाह जो है 1739 में आया था। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह लगभग 1708-9 के बाद हुए हैं और 1715 के बीच में हुए हैं। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण, ये इसने दोस्तों 1700 जो है 57-58 के लगभग हुए हैं। तो आप इससे इसका आइडिया लगा सकते थे कि सबसे पहले कौन आएगा। तो बी के बाद आएगा सी, BCAD देखिए आप कहाँ पे दिया गया है BCAD, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्जा जो है 1803 के लगभग शायद हुआ था। एक बार आप इसको कंफर्म कर लें। वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा और 1498 में जो है यहाँ पे पहुँचा। तो ये कालीकट में पहुँचा था। आपने जो है पहले भी इसकी हमने बात की है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली प्रेसिडेंसी थी। तो सबसे पहली प्रेसिडेंसी दोस्तों इनकी कौन सी थी? तो ये सूरत के अंदर इनकी सबसे पहली प्रेसिडेंसी बनी थी भारत के अंदर। स्थायी बंदोबस्त जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के रूप में एक निश्चित वार्षिक राशि के भुगतान के बदले में जमींदार को भूमि का वंशानुगत मालिक बनाया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते हैं 1793 में लागू किया गया था ये बंगाल की साइड में। किसने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए दस्तक के उपयोग पर रोक लगाई थी? तो ये लगाई थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन किस चार्टर के अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था 1813 के अंदर। और उससे अगले में जो है 1833 के अंदर इसका बजट बढ़ा दिया गया था और ये 1 लाख की जगह जो है 10 लाख के लगभग कर दिया गया था। 1833 के अंदर ये 10 लाख के लगभग कर दिया गया था। तो आप कंफर्म कर रहे हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सर सैयद अहमद खान से संबंधित नहीं है? तो आपने ये अभी लास्ट टाइम एग्जाम दिया हो UGC नेट का, तो आपने देखा होगा कि सेम क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया था। तो निम्नलिखित में सर सैयद खान से संबंधित यहाँ पर नहीं है। जो अल हिलाल जो है ये संबंधित नहीं है। असबाब बगावत हिंद, इसके अंदर इन्होंने 1857 के जो है कारण जो है वो दिए हैं इन्होंने इस बुक के अंदर कि 1857 क्रांति के क्या कारण रहे। और असरार ए सनादीद जो भी, ये भी इनकी बुक है। तहजीब उल अखलाक जो है सभ्यता से संबंधित ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो ये भी इनकी बुक है। असरार
उस सनादीद आपने बुक बहुत कम पढ़ी होगी, तो आप जो है इस बुक को जो है नोट डाउन कर सकते हो। 95 देखिए, 1857 के विद्रोह को फैलाने के लिए निम्न में से कौन से कारक जिम्मेदार थे? तो ये मोस्टली सारे ही थे। भारत का आर्थिक शोषण, विशेष रूप से किसानों का, अंग्रेजों को विदेशी माना जाता था, और व्यापक भ्रष्टाचार विशेष रूप से निचले स्तर पर, अवध का विलय। तो ये सारे ही थे, ABCD आप इसका आंसर कर सकते हो। तो 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? तो ये इन्होंने दिल्ली के अंदर किया था। अंतिम उपवास दिल्ली के अंदर, जो आपने पढ़ा ही होगा कि ये पैसे वगैरह दिलवाने के लिए कि इन्होंने कुछ किया था पाकिस्तान को। 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित थी? तो ये यहाँ पर चंपारण के नील किसानों के लिए थी, जिनको इनको क्या था, खेती के लिए जो है 3/20 भाग पर जो है इनको नील की खेती उगानी ही उगानी थी। ऐसा जो है प्रबंध कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह वगैरह करके जो है इनकी मांगे मनवाई थी। 1944 में जो है भारत बर्मा सीमा पर हमले का नेतृत्व करने वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के कमांडर कौन थे? तो भारत बर्मा की सीमा पर जो नेतृत्व किया था INA के कमांडर उस टाइम पे कैप्टन शाहनवाज थे। 99 देखिए यहाँ पर, 99 देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना था। तो सबसे पहले आप पार्लियामेंटो सुधार आपने 1909 पढ़े हैं, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार आपने पढ़े हैं 1919, भारत छोड़ो 1942, दांडी आंदोलन आपने पढ़ा 1930। तो आप इससे इसको मैच कर सकते थे। बैटरी होने वाली, तो हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। इनमें से कौन सा जो है आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो सविनय आज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा होगा कि दांडी मार्च से शुरू हुआ। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन 100, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। जो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।